हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोरल के बारे में बात करेंगे। कोरल्स होते क्या हैं, कोरल रीफ क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ जो कोरल ब्लीचिंग है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये ब्लू प्लैनेट कहलाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा 70% से ज़्यादा जो कवर है वो वाटर का है और रेस्ट हमें लैंड मिल रहा है। तो जो पोर्शन जितना ज़्यादा कवर करता है, सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कोरल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ये मैरिन इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसकी स्टडी जो है जियोग्राफी में होती है, ओशनोग्राफी में हम इसकी स्टडी करते हैं, मैरिन इकोसिस्टम जो है उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। तो कोरल जो है, जिसे हम हिंदी में मूंगा कहते हैं या प्रवाल कहते हैं, इसके बारे में आपको इस लेक्चर में जो है बहुत बढ़िया तरीके से जानने को मिलेगा। ये जो कोरल है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव है। बहुत डिफरेंट कलर के आपको मिलेंगे, बहुत सारे कलर आपको, जैसे रेड, पिंक, ब्लू, येलो, वाइट, मतलब हर कलर आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे समुद्री लकड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये दिखने में जो है वुड की तरह लगता है, ये लकड़ी की तरह लगता है और बहुत ही फ्लावरिंग प्लांट जैसा भी ये हमें देखने में मिलता है। वैसे ये स्पॉन्जी होता है काफ़ी, ठीक है। तो ये अगर आप इसको टच करना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ख़ास करके आप कह सकते हैं कि ये एक चूना प्रधान ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना दोस्तों, उसको ये बहुत क्रिएट करता है। ये जो कोरल है दोस्तों, इसके क्रिएशन में पॉरीफेरा, सिलिट्रेटा, उसके बाद मोलास्का, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है दोस्तों और ये बहुत ही हार्ड क्रिएशन में रहता है, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। यानी कि पॉलिप जो है एक तरीके से कवर है जिसके अंदर ये जो कोरल है, यानी कि ये जो प्रवाल है जिसे हम मूंगा कहते हैं, ये उसी के अंदर रहता है और वहीं से ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका क्रिएशन करता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, बाद में जब बिल्कुल कठोर हो जाता है और एक सख्त रूप ये ले लेता है, यानी इवेंचुअली जब ये सॉलिडिफाइंग हो जाता है, तब इसी को हम कोरल रीफ्स कहते हैं। ये जो कोरल रीफ है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में प्रवाल भित्तियां भी कहते हैं, तो जब ये कोरल मर जाते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एकदम से जमा हो जाता है और इसकी एक दीवार से क्रिएट हो जाती है और इसे ही हम कोरल रीफ कहते हैं। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ और इसकी क्लासिफिकेशन भी है। ये क्लासिफिकेशन हम लोग आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके की क्लासिफिकेशन है। वैसे 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो कोरल रीफ के मैं आपको बताऊंगी। और भारत में जो है कोरल रीफ जो है, इसके 4 ग्रुप पाए जाते हैं। यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, 4 जगह पाया जाता है भारत में। एक तो गल्फ ऑफ मन्नार है दोस्तों, जो कि आपका जो श्रीलंका है और साथ ही जो इंडिया का मेन लैंड है उसका जो साउथ ईस्टर्न टिप है, वहाँ का जो एरिया पड़ता है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पर आपको कोरल रीफ्स मिलेगा। साथ ही जो गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी ये आपका गुजरात के साइड में पड़ता है दोस्तों। तो गुजरात का ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पर भी हमें कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, वहाँ भी कोरल रीफ देखने को मिलता है। साथ ही जो लक्षद्वीप है, वहाँ पर भी हमें कोरल रीफ देखने को मिलता है। और जो लक्षद्वीप का कोरल रीफ है दोस्तों, ये अगर टाइप के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो है अटोल कोरल रीफ है और बाकी के जो 3 हैं वो हमारे फ्रिंगिंग कोरल रीफ है। तो ये टाइप है, इसको मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए कोरल रीफ्स की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कोरल्स हैं ये 18 से लेके 22 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में ही ये ग्रो कर पाते हैं, यानी इनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर सी वाटर की डेप्थनेस के बारे में बात करूँ तो 20 से 60 मीटर की जो गहराई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए एक बढ़िया कंडीशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसीलिए ये कुछ ऊपर ही हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर एक और पॉइंट आपको बताऊं तो स्लैंटिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि जो स्लैंटिनिटी है, जो खारापन है सी वाटर का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एवरेज से ज़्यादा खारापन है सागरों में, ठीक है, यानी कि वैसे सी जो कि क्लोज्ड है वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते, वहाँ इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ओपन सी जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन माने जाते हैं कोरल के ग्रोथ के लिए।
उसके बाद से आपका क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो भी सी है, जो भी सागर है, वहाँ पर बहुत सारी, हम लोग सब जानते हैं कि मैक्सिमम जो लंबी नदियाँ होती हैं, इनके जो माउथ बनते हैं वो ओशियंस में ही बनते हैं। तो अगर कोई भी नदी, बड़ी नदी जो है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है, तो जहाँ पर सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि पॉलिप के जो माउथ हैं वो बंद हो सकते हैं। तो पॉलिप के माउथ अगर सेडिमेंटेशन की वजह से बंद हो जाएंगे, तो वैसे ही कोरल का ग्रोथ जो है वो वहाँ पर हो नहीं पाएगा। साथ ही कोरल के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्पेशल हेल्पिंग वेजिटेशन हम जिसे कहते हैं, वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिम्बियोसिस जहाँ पर पाई जाती है, वहीं पर कोरल जो है उनका भी विकास हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और ऑक्सीजन, इन सब का एक्सचेंज होता रहता है इन दोनों के बीच में। और इसी वजह से ये सिम्बियोसिस जो वेजिटेशन है, ये हेल्पिंग वेजिटेशन, और ये जहाँ पर होती है वहाँ पर कोरल्स का ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा आइडियल माने जाते हैं कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए, या कहिए कि कोरल जो है ऐसे इलाकों में ज़्यादा पनपते हैं। अब मैं आपको कोरल रीफ के क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूं। इनका जो साइज है और जो एक्सटेंशन है, उसके हिसाब से हम इसे चार भाग में बांट सकते हैं। एक आपका फ्रिंगिंग रीफ होता है, जिसे हम तटीय प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। उसके बाद एक बैरियर रीफ होता है, जिसे हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। उसके बाद एक अटोल रीफ होता है, जिसे हम या तो अटोल भी बोलते हैं या फिर वलयाकार भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में होता है। और जो चौथा है, ये कोरल आइलैंड होते हैं। ये जो फ्रिंगिंग कोरल रीफ है, जो बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है तटीय प्रवाल भित्ति, तो सीधी सी बात है कि ये कॉन्टिनेंट जो है उनके तट के साथ साथ इनका विकास होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि जो रिवर माउथ है, वहाँ पर इनका विकास नहीं हो पाता है, यानी कि वहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रिवर का माउथ बनता है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो पॉलिप है उसका माउथ ही क्लोज हो जाएगा, और जो प्रवाल है यानी कि जो कोरल है वो उसके अंदर ही मर जाएगा, तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो फ्रिंगिंग कोरल रीफ है, ये होते तो आपके कॉन्टिनेंट्स के किनारे किनारे हैं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं होते हैं जहाँ पर रिवर का माउथ बनता है। और इनका जो स्लोप होता है वो कॉन्टिनेंट्स के तरफ जो है काफ़ी धीमा होता है, बहुत ही स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सागर की ओर यानी कि सी की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका स्लोप जो है वो भी फास्ट हो जाता है। और ये जो बैरियर रीफ है, ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये बैरियर क्रिएट करते होंगे। ये कॉन्टिनेंट के पैरेलल होते हैं और काफ़ी दूर में होते हैं, और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इनकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी गहराई बहुत कम होती है। और ये ओपन सी के बीच में और जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और जो नेविगेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है इस बैरियर की वजह से, इसीलिए इसे बैरियर रीफ भी कहा जाता है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरियर रीफ कौन सा है। अब जो तीसरा आता है वो है अटोल रीफ, जिसे हम वलयाकार भी कहते हैं, क्योंकि ये वलय की तरह होता है, यानी ये एक रिंग के फॉर्म में होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक हॉर्स शू के फॉर्म में होता है। इसके सेंटर में दोस्तों लगून होता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि ओशियन में अगर कहीं पे कोई वॉल्केनो है और वॉल्केनो का जो क्रेटर है उसमें पानी भरा हुआ है, ओशनिक वाटर है उसमें, तो उसके सहारे सहारे एक रिंग के फॉर्म में या हॉर्स शू के फॉर्म में जब कोरल का डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ उस तरीके से होना शुरू हो जाती है, तो हम इसे अटोल कोरल रीफ कहते हैं। और यही जो अटोल कोरल रीफ है दोस्तों, जब इसके बीच का जो लगून है, ये लगून अगर किसी वजह से भर जा रहा है, यानी कि या तो सैंड की वजह से ये लगून भर जा रहा है, या फिर कोरल रीफ के ही जो टुकड़े हैं उनसे भर जाता है, और बाद में पॉलिनेशन की वजह से इसमें वेजिटेशन ग्रो हो जाता है, तो ये एक आइलैंड बन जाता है और इसके साइड में कोरल का पूरा कवर है, तो ऐसे ही आइलैंड को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। ये जो कोरल रीफ है दोस्तों, इनके ओरिजिन के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें चार्ल्स डार्विन की सब्सिटेंस थ्योरी जो है ये बहुत फेमस है। उसके बाद दिल्ली जो है उसका ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी जो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद से अगासी जो है उनका भी एक थ्योरी है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर मर्रे जो है उनका भी स्टैटिक लैंडफॉर्म थ्योरी जो है या फिर सॉल्यूशन थ्योरी जो है, ये भी जो सर जॉन मर्रे हैं, ब्रिटिशर्स थे ये, उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोरल ब्लीचिंग आखिर है क्या। तो कोरल ब्लीचिंग जो है दोस्तों, ये कोरल्स में पाए जाने वाली एक बीमारी है
हालांकि बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब कोरल का मर जाना है। तो ये मरना तो नहीं है, लेकिन ये उनके अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। ठीक है। ये जो बीमारी है इसका सबसे पहले जो पता है वो 1983 में चला। पैसिफिक ओशियन में, कैरेबियन सी में, जो कैरेबियन सी के आइलैंड्स हैं वहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले पता चला। और उसके बाद से आपका गल्फ ऑफ फारस है, फिर इंडियन ओशियन जो है वहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं वहाँ पर इसके बारे में पता चला। वैसे तो इसमें इसका कोई बहुत सटीक, ये जो बीमारी है इसका एग्जैक्टली क्या रीज़न है इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल ही रहा है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये बीमारी आखिर किस तरीके से इफेक्ट करती है कोरल के ग्रोथ को। तो इसमें कोरल क्या करता है, उसके मुंह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोरल का माउथ जो है वो ब्लैक हो जाता है। कोरल की जो बॉडी है, यानी कंप्लीट जो कोरल है, वो आपका कलरफुल नहीं दिखता है, वो या एक ही कलर में रह जाता है। खास करके वाइट कलर जो है ना, वो वाइट कलर में ही रह जाता है। तो यही कोरल ब्लीचिंग जो है वो कहा जाता है। कोरल ब्लीचिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, वो ग्लोबल वार्मिंग को और साथ ही साथ मैरीन पॉल्यूशन को माना गया है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में बता देती हूँ कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको जस्ट कि 18 से 22 डिग्री जो है ये टेम्परेचर कोरल के ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल और आइडियल माना जाता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल सीज है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोरल के ग्रोथ के लिए को अफेक्ट कर रहा है। और कोरल ब्लीचिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज के तौर पे देखा जा रहा है। फिर से हम ह्यूमन बींग जो है अपना बहुत सारा कूड़ा जो है वो ओशन में डंप करते हैं, जिससे ओशनिक वाटर की जो क्वालिटी है वो डैमेज हो जाती है और जो मैरीन इकोसिस्टम है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। साथ में सन का ज़्यादा एक्सपोजर हो जाना, उसके बाद से सेडिमेंटेशन हो जाना, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से कोरल ब्लीचिंग जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो कोरल का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जियोग्राफी का ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और ऐसे ही जियोग्राफी के कई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेती आऊँगी, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।